स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Rub your both palm. Make a positive covering outside your body. इस सकारात्मक ऊर्जा बनाएंगे. Very good. Again rub your both palm. Now put your palm on your eyes. Very good. Now open your eyes. ठीक है. तो आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है. आप सभी कल का पढ़ के आए होंगे, मुझे उम्मीद है. सभी पढ़कर आए हैं कल की क्लास का मैंने जितना भी आप लोग को पढ़ाया था. एवरीवन प्लीज एक बार कंफर्म करें. आवाज तो आ रही है ना मेरी? मैसेज करें. ओके. तो पढ़ के आए हैं. कौन कौन पढ़ के आए हैं कल वाला, भाई बताइए. कोई भी नहीं पढ़ के आए? मैम मैंने कल की क्लास नहीं अटेंड की थी. अच्छा. और कौन? संगीता आप किए थे अटेंड? आप पढ़ के आए हो? यस अरे भाई मैम हाँ मैंने ना की. तो बोलो. यस मैम मैं पढ़ी हूँ मैम थोड़ा सा, पर मेरी दीदी को बेबी आया है ना, तो उसमें आज दिन भर चला गया तो कोई बात नहीं. सुनीता आप पढ़े हो? नहीं मैम मेरी आज फर्स्ट सेशन है. आज मेरा मैम फर्स्ट अच्छा. सेशन इसके है. पहले आप सॉरी. लोग क्लास नहीं देखते थे या नहीं मैसेज नहीं देखते? ओके. नहीं मैम, अनिमेश आप एग्जाम चल पढ़ते रहे हैं? थे. कौन से एग्जाम थे? मैम उत्तराखंड की चल रहे हैं ना, हमारे वर्कशॉप चल रही है मैम, देन उसके लिए. अच्छा. कौन सी? मैम एमए की. कौन सी? बस. अच्छा अच्छा. चलिए बढ़िया है. अनिमेश आप पढ़ के आए हैं? नहीं मैम, मैं पढ़ के नहीं आया हूँ. अच्छा. कल तो आपने क्लास अटेंड की थी, परसों तो आप आए नहीं थे, तो जी आपको देखा नहीं. जी ठीक मैम, है. थोड़ा सा क्या है, फंस गया था मैं, सर नहीं पढ़ पाया हूँ. कल मैं पूरा कंप्लीट करके आऊंगा. देखते हैं. नेहा आप पढ़ के आए हो? मैम नेहा थोड़ा सा प्रधान. मैम थोड़ा सा पढ़ के आई हाँ हूँ. थोड़ा ना घर में बहुत हार्ड वर्क हो गया था, तो नहीं हो. प्रॉब्लम है. ठीक है. नहीं मैम, ऐसा है नेहा कि यादव घर में आप? ससुराल में हूँ. अच्छा. मैम मैंने चलिए. थोड़ा बहुत मुझे याद है. मैंने थोड़ा बहुत देखा है, और बाकी मैं ट्राई करूंगी अगर आप कुछ पूछेंगे तो. ओके. लोमस चौहान जी आप याद करके आए हैं या आपने कुछ पढ़ा है क्या? याद करना हमारा फोकस नहीं, मेन नहीं पढ़ना है. पढ़ के आए हैं क्या आप? नहीं. कल की क्लास में थे ना नहीं आप? था मैम. मैंने तो देखा था आपको कल. हाँ. मुझे तो वो याद है बीच में भाई आपका नेटवर्क इशू कौन हुआ कौन. था तो अच्छा. चलिए ठीक है. तो आज इतने लोग ही आने वाले हैं, और कहाँ है भाई आपके भाई बंधु लोग? कि वो लोग को अभी जो है नींद नींद चल रही है अभी. आलस्य चल रहा है. 4 बजे नींद आती है ना ठंड में. ऐसा कुछ है क्या? मैम जैसे ऐसा हो कि जैसे कल चार से बजे वाली, एक्सक्यूज मैम, हाँ. जैसे ऐसे हो कि 4 बजे वाली मैम जो क्लास. क्लास होनी है, जैसे 4 बजे वाली, अगर उसका कोई लिंक एक बोले पहले भाई, से दोनों. भेज दें तो ज्यादा अच्छा रहता है. लिंक मैंने एक ही भेज के रखी है, वही लिंक सबके लिए. मैंने कल क्लास में बोला था आप लोगों को, सेम लिंक रोज की क्लास के लिए अच्छा होगी. ठीक ठीक, ओके 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 मैम, ठीक है ठीक. ठीक है. मैम तो अब मैं वो लिंक में एक बार लिख दूंगी कि वो लिंक रोज के लिए. ठीक है. हाँ नेहा प्रधान मैम जी बोलिए. मैम हाँ. मेरा हार्ड कॉपी ना जो ये वाला है, उसको जमा करना था. अब मैं कल बिलासपुर आ रही हूँ, तो कहाँ पे उसको जमा करूँ? कौन सी हार्ड कॉपी आपको जमा करनी है? जो फॉर्म वाला मैम. परसों मेरा एग्जाम है, तो इसी एग्जाम देने के लिए आऊंगी, तो उधर जमा करूंगी. महर्षि में? हाँ. जो महर्षि में एडमिशन आपका वाला मैम, ऑफिस है एडमिशन वाला. मंगला. एडमिशन वाला फॉर्म?
एडमिशन वाला फॉर्म एक बार आप मोनिका मैम से पूछ लीजिएगा। बाकी मैं आपको बता दूं, मंगला में है आपका, ठीक है, यूनिवर्सिटी जो है मंगला में। आप जाएंगे वहां पर बिलासपुर में, आप ट्रेन से उतरिएगा, बोलेगा उनको मंगला में भैया हमको महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी छोड़ दीजिए। तो दो है, स्कूल के सामने यूनिवर्सिटी बनी, ठीक है, और दो बिल्डिंग है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, एक है आपका यो वैदिक साइंस डिपार्टमेंट। तो वहां पे सर बैठते हैं, या तो मैं सर से पूछ के आपको बता दूंगी या तो मोनिका मैम से, ठीक है। तो मैम एक बार आपको, कॉल कीजिएगा, क्योंकि मेरे को, मैं फर्स्ट बार बिलासपुर जाऊंगी ना, तो मेरे को पता नहीं है। अच्छा ठीक है, आप मेरे को कॉल कर लेना, नंबर तो है ना, आप मेरे को कॉल कर लेना, ठीक है। मैम नंबर नहीं है मेरे, मतलब ये ग्रुप से निकाल लूंगी तो। मेरा नंबर व्हाट्सएप में आप है ना, व्हाट्सएप में तो होंगी, मैसेज करती हूँ ना मैं फाइल भेजती हूँ, तो आपका नंबर तो पता होगा। हाँ हाँ, है। हाँ, फिर ठीक है, देख लीजिएगा, और नहीं तो मैं सर से पूछ के, आप एक बार मेरे को टेक्स्ट मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी, ठीक है, भूल तो नहीं यस मैम, जाऊंगी, ओके पर मैम। टेक्स्ट मैसेज। ओके ठीक है, तो हम डिले नहीं करते हैं, हमारी क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अब, ठीक है। तो कल की क्लास का मैं आप लोगों से एक बार पूछूंगी, 5 मिनट का सेशन है, फिर आप लोग मुझे बताएंगे। रोज रोज जो है आपको पिछला पढ़ के आना, इतना याद रखिए, कोई बहाना नहीं चलेगा, और बहुत सिंपल टॉपिक है ये। अगर आप बोले मैम मेरे को ये वर्ड था वो वर्ड था, तो 5 मिनट में जो आपको पढ़ाऊं ना, उसको तुरंत आप अपने से एक बार देख लिया करो। क्लास कंप्लीट होने के तुरंत बाद ये नहीं अरे भाई क्लास कंप्लीट हो गया थोड़ा सो जा रहे, कमर सीधी कर ले। वैसे भी मैं आपको तो देख नहीं पा रही हूँ, कुछ लोग सो के भी ले रहे होंगे क्लास में, मेरे को थोड़ी पता है। तो आप जो है 5 मिनट सोए सोए भी जो है आप देख सकते हैं कि आपको क्या पढ़ा है। आप अपनी नोट्स उठाइए और उसमें देख लीजिए क्या पढ़ाया गया, ठीक है। मैंने नोट्स आपको आज भेजी है, लेकिन आप ये मत रखिए कि मैम तो भेज देंगी, मेरे को कुछ भी नहीं लिखना है अपने से। क्लास में जो हो उसको आप, हाँ ठीक है, जो पढ़ाया है वो रिपीट तो करूंगी, वो मैं नहीं रिपीट करूंगी, वो बच्चे रिपीट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग ना थोड़ा थोड़ा पढ़ के आइए, नहीं पढ़ेंगे तो आपको बर्डन पड़ जाएगा, फिर आपको चीजें ज्यादा लगेंगी, अभी तो सिंपल, ठीक है। तो मैं अब क्वेश्चन थोड़ा बहुत पूछूंगी, बाकी सब मैसेज करेंगे, सबका जितने लोग, ज्यादा लोग तो है नहीं, 7-8 लोग हैं, बाकी लोग मैसेज करेंगे, और जिनको पता, जिनका नाम मैं बोलूंगी वो माइक को हटाकर मतलब अनम्यूट करके बोलेंगे, ठीक है। चलिए, तो मुझे बताइए, मैंने आप लोगों को पिछली 2 क्लास में पूछूंगी, योग की उत्पत्ति के बारे में मैंने आपको बताया था। तो योग किस धातु से मिलकर बना हुआ है, सभी लोग मैसेज करें, और इसका आंसर आकांक्षा देंगी। किस धातु से बना है योग? आवाज आ रही है? ठीक है, संगीता का मैसेज आ रहा है। मैम आकांक्षा, तीन, मैम 3 है। हाँ हाँ, यो मैम ठीक से याद नहीं, एक्चुअली पढ़ी थी बट याद नहीं है। बाकी मैंने कॉन्सेप्ट धातु क्लियर है, पूछा लेकिन आपसे, अभी धातु, याद नहीं आ रहा है। मैम युज धातु बोलने धातु से से जो बना है। पाणिनि वाला था वही। जी हाँ, उन्होंने व्युत्पत्ति बताई है, 3 अलग अलग शब्दों से बना है, केवल युज से। जब आपको जनरल पूछा जाए योग किस जी धातु जी, से बना है, तो युज धातु से बना, ठीक है। युज धातु। जी मैम। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का मेरे से, पारनी ने जो 3 बताए हैं व्युत्पत्ति, उनका टाइप करिए, और अनिमेश आप बताइए। ध्यान में अनिमेश नहीं है मैम मेरे। ध्यान में नहीं है, पढ़े नहीं है। देखिए आपकी क्लास की पढ़ा ही परफॉर्मेंस नहीं हूँ आपका मैम। रिजल्ट बताएगी, ठीक है? तो क्लास में पंचुअल रहें और चीजों को याद करें, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। नेहा आप बताइए। अच्छा लोमस जी यस आप मैम। बताइए, चलिए आप बता रहे हैं, लोमस युजुर का। युजुर योगे, युज रुक समाधो जाइए, और युज समन्वय। वेरी गुड। हाँ लोमस जी, अब आप बताइए सेम चीज जो नेहा ने बताई सेम है। है मैम। युजुर योगे, युग समाधो, हाँ और एक हाँ, युज कुछ है, वो कंफ्यूज हो रहा युज हूँ। समन्वय। हाँ हाँ, युज समन्वय समन्वय, पाणिनि में। संयमने, ठीक है, क्या है वो? यमने, संयमने, संयम यमने। करना किसी भी चीज में, ठीक है। तो आपको ठीक। युज संयमने पढ़ना है, युज समन्वय नहीं पढ़ना, ओके, ठीक है। समन्वय मतलब एसोसिएशन, और संयम मतलब किसी चीज पे कंट्रोल करना, ठीक है। तो हम किस पे करते हैं, अपने आप पे कंट्रोल करते हैं, वो हमको योग के द्वारा सीखने को मिलता है। एक जगह पे अपने आप को लगा लेना, बाकी जगह से हटाकर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है
संस्कृत के अनुसार 3 मैंने बताया था, ठीक है। संस्कृत के अनुसार 3 थे, 3 धातुएं थी, उनका वर्णन बताया था मैंने तीनों का। उसको मुझे बताएंगी संगीता, और बाकी सभी टाइप करेंगे। टाइप बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी, सबका मैं देख पा रही हूँ मैसेज। ओके, बताइए संगीता। याद है संस्कृत वाला? यस मैम, जो युज्यते एतत् इति योग वाला जो है ना, हाँ, अच्छा, एक युज्यते सेकंड सुनीता, आप इन सबको ना सुनिएगा केवल, ठीक है। मैं रिपीट तो करूंगी, बट आप पहले इनको सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, फिर मैं आपसे पूछूंगी लास्ट। ठीक है, हाँ बताइए संगीता। फर्स्ट था युज्यते एतद् इति योगः, युज्यते अनेन अति योगः, फिर युज्यते अस्मिन् इति योगः। सब में इति ही है, ठीक है, लास्ट में अति नहीं है वो। तो अब मुझे बताएंगे, वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया आपने, ठीक है। अब मुझे बताएंगे नेक्स्ट की जो तीनों जो बताया संगीता ने, ये तीनों का कर्म, करण और अधिकरण, ठीक है। तीनों में किसमें कर्म है, किसमें करण है, किसमें अधिकरण है, और उसका मतलब क्या है जो इन्होंने बताया, ठीक है। तो बाकी सभी टाइप करिए, बहुत अच्छा टाइप कर रहे हैं। और इसका आंसर जो है मुझे प्रीतिका देंगी। प्रीतिका इसका आंसर बताइए। यस मैम, युज्यते इति अनेन योग में कर्म कारक है, और युज्यते अते एतद इति अनेन में करण है। सॉरी, इसमें कर्म है और सेकंड में करण है और थर्ड में अधिकरण है, और तीनों में मन को एकाग्र करने के लिए बताया गया है। और सेकंड वाले में योग को साधना के रूप में, मतलब साधना के माध्यम से हम चित्त को एकाग्र कर सकते हैं, ऐसा बताया गया है। पहले वाले में क्या है योग का मतलब? पहले में मन को एकाग्र करना। हाँ, वहां पर मन को एकाग्र करना है, लेकिन वहां पर कर्म के रूप में, यहाँ पर योग कर्म के रूप में कार्य करे, ठीक है, कर्म कारक है। दूसरे में करण कारक, करण मतलब किसी चीज का कारण, साधन बनता है योग। तो योग के कितने साधन हैं ये मुझे बताएंगे नेहा प्रधान। मैंने आप लोगों को कुछ साधनों के नाम बताए थे, उनका नाम बताइए, बाकी सभी टाइप करिए। मैंने आपको यही बोला था, अगर एक इंसान ये नहीं कर सकता तो दूसरा कुछ कर सकता है। मंत्र योग हठ योग वाला है मैम। हठ योग हठ योग है, कर्म योग है, भक्ति योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग। हाँ, वेरी गुड। ऐसे ही अलग अलग साधन हैं जिनके द्वारा जो है हम योग की एक ही लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आज मैं आपको लक्ष्य के बारे में पढ़ाऊंगी तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे, हमने पढ़ा क्या। अब मैं आती हूँ इतिहास में, ठीक है। तो जो जल्दी आंसर करेगा, यहाँ पर हम कंपटीशन रखते हैं, ठीक है। जो सबसे जल्दी टाइप करेंगे उनको मैं बोलूंगी बोलने के लिए, ठीक है। तो अब सभी लोग अपने जो अपना मोबाइल है, लैपटॉप है, एकदम पकड़ ले हाथ में और जल्दी जल्दी मैसेज करेंगे, ठीक है। चलिए, मैंने आपको योग का इतिहास पढ़ाया था, उसमें कितने खंड थे? योग के इतिहास में कितने खंड हैं? 5। वेरी गुड नेहा यादव। चलिए नेहा यादव, आप मुझे बताइए पहले खंड का नाम। मैम, पहले खंड का नाम सभी टाइप श्रुति काल करिए। है। हाँ, श्रुति काल, ठीक है। श्रुति श्रुति काल। काल के बारे में हाँ बताइए, जी। और बाकी सब टाइप करेंगे पांचों काल के नाम। जो सबसे पहले टाइप करेगा वो नेक्स्ट बोलेगा, ठीक है। श्रुति काल के बारे में बताइए। मैम, इसमें इस ये जो है 1500 ईसा पूर्व से 300 सदी तक के है हमारा। और ये ईसा पूर्व के बाद मतलब 2 सदी तक चला है। सॉरी, भगवान बुद्ध के लगभग 2 सदी तक। और वेरी गुड। इसमें यजुर्वेद के बारे में बताया गया है। हाँ, और बृह बृहरा क्या बृह क्या था बृहदारण्योपनिषद के बारे में भी इसमें बताया गया है मैम। और कुछ तो ज्यादा याद नहीं आ रहा। वेरी गुड, ठीक है। चलिए, तो मैसेज तो सबने बहुत जल्दी किया है। सबसे पहले संगीता ने किया, पर सबका नाम नहीं बताई। और सबसे मतलब उसके बाद सेकंड नंबर पे बताया है प्रीतिका ने। लास्ट में बताया है खुशबू ने, क्या नाम नहीं, आकांक्षा ने, उन्होंने पूरे बताया। तो मैं प्रीतिका से पूछूंगी। प्रीतिका, आप बताइए सेकंड नंबर के काल का नाम क्या है और उसको एक्सप्लेन करिए।
मैम सेकंड का नाम है सेकंड काल के बारे में लिखेंगे, जो सबसे पहले लिखेगा सेकंड काल के बारे में वो नेक्स्ट बताएगा, ठीक है। चलिए बोलिए। जी मैम, सेकंड है दर्शन, जिसको सूत्र काल के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें दर्शन सूत्र, इसमें ऋषि मुनियों ने जैसे कि पतंजल योग दर्शन और बहुत सारे पुराण और ये सब लिखे गए हैं इसमें। सॉरी मैम, ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाई। अच्छा, नहीं एक्सप्लेन कर पाई, ठीक है। इसको बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगी आकांक्षा। आकांक्षा इसको एक्सप्लेन करिए। मैम मेरे को बस नाम पता है एक्चुअली, ये डिप्लोमा में पढ़े हैं थोड़ा सा, बाकी कल क्लास अटेंड नहीं किया था तो उतने अच्छे से तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, इसको बताएंगी संगीता रात्रि। संगीता, आप मुझे बताइए योग सूत्र के बारे में, जो योग हमारा सूत्र काल है उसके बारे में। मैम इस काल को दर्शन काल भी कहा गया है और योग सूत्र काल भी कहा गया है, क्योंकि इस काल में मतलब जो सूत्र है उसको स्मृति भी कहा गया है, और इसी काल में ही स्मृतियों का भी वो हुआ था। जैसे याज्ञवल्क्य की स्मृतियां हैं, इसी काल में ही आई हुई थी। और जो एक मतलब जितने भी सूत्र हैं, जो भी इस काल में जो कवि या फिर जो भी लेखक आए थे, उन्होंने एक पर्टिकुलर सूत्र के माध्यम से अपने बातों को रखा, और एक ही सूत्र में इतने सारे मतलब चीज़ों को बोला कि हम, जैसे कि पतंजलि योग सूत्र है 195 में ही योग के पूरे जो आधारभूत बातें हैं, जो योग के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, वो उसमें 195 सूत्र में ही इन्होंने लिख दिया था। वैसे ही इसी काल में मतलब योग वशिष्ठ मतलब हठ योगिक टेक्स्ट है, वो भी इसी में आया था, और जो याज्ञवल्क्य स्मृति है ये भी है, और मतलब तंत्र मंत्र वगैरह भी इसी मतलब काल में आया था। वेरी गुड, ठीक है। अब बहुत अच्छा बताया आपने संगीता। राखी मणिपुरी जी, आप मुझे बताइए इसके बाद कौन सा काल आया था। राखी मणिपुरी, आप थी कल मैम की मैं क्लास भी में। कल नहीं की थी तो मैं कुछ पढ़ी नहीं हूँ, मुझे याद भी नहीं है। अच्छा, तो कुछ भी याद नहीं है। जी नहीं मैम। अच्छा, किसको याद है नेक्स्ट भाई बताइए। मैम मैम हाँ बताइए। टीका काल, ठीक है, चलिए मैं बताती हूँ। आप लोग ना सभी लोग टाइप करिए और इसका आंसर नेहा प्रधान आप बताइए। यस मैम, थर्ड है टीका काल। बाकी सभी टीका ये काल के बारे में 400 सदी लिखेंगे, ठीक है। बोलना नहीं है मैम। नहीं नहीं, आप बोलो। बाकी सब लिखिए, जो सबसे पहले लिखेगा 2-3 लाइन टीका काल के बारे में वो नेक्स्ट बोलेंगे। चलिए बोलिए। ये जो टीका काल है ये 400 सदी से 1000 सदी तक था। और इसमें जो व्यास द्वारा जो टीका ग्रंथों को विस्तृत मतलब कि उसका विस्तार पूर्वक उसमें वर्णन किया है उन्होंने। और इसमें जो 8 योग और उपनिषद को लिखे गए हैं टीका काल में। वेरी गुड, चलिए। संगीता ने लिखा है इसके बारे में, लेकिन जो है अब मैं पूछूंगी प्रीतिका से, फिर संगीता नेक्स्ट बताएगी, ठीक है। टीका काल के बाद क्या है आपका, प्रीतिका आप बताइए। मैम टीका काल के बाद भक्ति काल है। भक्ति काल, वेरी गुड। भक्ति काल में क्या क्या बताया गया। मैम भक्ति में नाथ संप्रदाय का काफी प्रचार प्रसार हुआ, और इसमें हठ योगी ग्रंथ लिखे गए, जैसे कि हठ प्रदीपिका, घेरण संहिता, हठ रत्नावली। और भक्ति काल में वेरी गुड, ही चलिए। मतलब अब मुझे बताइए, इसने गलती एक कर दी है प्रीतिका ने, उसको कोई मुझे बताइए। भक्ति काल में नाथ संप्रदाय का इन्होंने बोला, ठीक है। तो नाथ संप्रदाय भक्ति काल से रिलेटेड है या भक्ति योग से रिलेटेड है या किस योग से रिलेटेड है, जल्दी बताइए। हठ नाथ योग से संप्रदाय किस रिलेटेड है योग से मैम। रिलेटेड। हठ तो जो हठ योग से। नाथ संप्रदाय है वो हठ योग से रिलेटेड है, वेरी गुड। नेक्स्ट बताएंगे मुझे आधुनिक काल के बारे में। आधुनिक काल के बारे में कौन बताएगा भाई, हैंड रेज करिए जल्दी से, यस नो बोलिए मैसेज में। मैम मैं बताऊंगी। ओके बताइए। मैम आधुनिक काल है, इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती आए, उन्होंने अपना अनुसरण ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाशन
उसमें कि मतलब कि अपना एक पुस्तक लिखा। मैं जो ऋग्वेद है उससे से संबंधित भूमिका आदि के माध्यम से ये योग और मतलब वेदों की ओर लौट चलो। उन्होंने का एक महत्वपूर्ण नारा था, वेदों की ओर लौट चलो। इसके शिष्य वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट मुझे बस लक्ष्मणानंद थे। बस बस बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए मुझे बताइए कुवलयानंद जी ने किस संस्था की स्थापना की है? सभी लोग मैसेज करिए जल्दी से। कुवलयानंद जी ने किस संस्था की रचना की है? और इसका मुझे नेहा यादव जी आप बताइए संस्था का नाम। बाकी सब मैसेज करिए जल्दी। वेरी गुड, प्रीतिका ने जल्दी मैसेज किया है। चलिए प्रीतिका बताइए आप। मैम इन्होंने महाराष्ट्र में कैवल्य धाम नाम की संस्था स्थापित की है। अच्छा, क्या नाम है पूरा? कहाँ पर है? पुणे। पुणे लोनावाला। ठीक है, कब किया है इन्होंने स्थापना? जल्दी मैसेज करिए या बोलिए, जिसको याद है वो बोल मैम दीजिए। डेट याद मैम नहीं है। 1919। हाँ 1919, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, बहुत अच्छा बताया आपने। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो है पांचों काल इतिहास खत्म होता है। वेरी गुड, सबने बहुत अच्छा आंसर दिया। तो क्या नाम था इनका? जो नए आए हैं, जो नए बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि मैम बता दीजिए। ठीक है, सुनीता, आप इन सबको सुन लिए हैं, आपको रिकॉर्डिंग या नोट्स मिल जाएगी, अब आप उसको पढ़िएगा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट ओके मैम। टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ आप लोगों को। मैं स्क्रीन प्रेजेंट करूंगी, आप लोग मुझे बताइएगा प्रेजेंट हो रही है या नहीं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं अनिमेश? अनिमेश कुछ बोल रहे हैं क्या? गलती से माइक नहीं, गलती से चालू हो गया। ओके, मेरी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है क्या? आप लोगों को नहीं हो रही होगी ना अभी? नहीं हो रही है मैम। अच्छा ओके, एक सेकेंड रुकिएगा। आप बताइएगा प्रेजेंट हो रही है? यस मैम हो रही है। यस मैम हो रही है। ओके ओके, हाँ। तो मैंने कल आप लोगों को इतिहास पढ़ा दिया था। आज बहुत कॉमन चीज जो है, मैंने आप लोग को इसलिए पढ़ के आने को, वैसे मैंने आप लोग को, मेरी ही गलती है, मैंने तुरंत नहीं दिया, नहीं तो आप पढ़ लेते, अब मेरा टाइम भी बच जाता। बहुत कॉमन चीज है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। डेफिनेशन हो गई है हमारी। ठीक है, अब मैं डेफिनेशन का क्वेश्चन लास्ट में पूछूंगी आप लोगों से। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं मिसकंसेप्शन, गलत धारणाएं और योग की उपयोगिता। ठीक है, कि योग की क्या उपयोगिता है, क्या गलत धारणाएं बनाई गई हैं योग के लिए। ठीक है, तो देखिए आप लोग डायरेक्ट जो है इस लाइन पर आ जाइए। यहाँ पर ये है, जीवन में योग की उपयोगिता क्या है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि योग के बारे में बताया गया कि हमें योग जो है क्यों उपयोगी है। पहली बात, आध्यात्मिक साधना, मोक्ष, निर्वाण, कैवल्य, समाधि आदि के लिए। अब ये उनके लिए है जो भाई एकदम प्योर हैं, जो संन्यास धारण कर चुके हैं, जो योग की अच्छी अवस्था में पहुंच चुके हैं, उनके लिए है। आध्यात्मिक साधना के लिए, मोक्ष के लिए, निर्वाण के लिए। परंतु एक सामान्य व्यक्ति क्या कर रहे, उसके लिए क्यों योग आवश्यक है, योग कैसे उपयोगी है? उसके पूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, हम स्वास्थ्य मतलब समझते हैं कि शारीरिक रूप से अगर हम अच्छे हैं, हम हष्ट पुष्ट है, शरीर हमारा बढ़िया दिख रहा है, बॉडी मस्त है, वेट बढ़िया है, तो हम क्या है, स्वास्थ्य है। लेकिन स्वास्थ्य वह नहीं कहलाता है। योग जो है वो हमें पूर्ण रूप से मतलब समग्र स्वास्थ्य की बात करता है। समग्र स्वास्थ्य में आपकी चार चीजें आती है। ठीक है, समग्र स्वास्थ्य में आपका शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य और बौद्धिक स्वास्थ्य व सामाजिक स्वास्थ्य भी आता है। मतलब जब हम समग्र सभी चीज की बात करते हैं, वह सब चीज हमें किसके द्वारा मिलती है, योग के द्वारा। तो योग का अर्थ केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं है, अपितु पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए योग
उपयोगी है। ठीक है, अब रोगों की चिकित्सा के लिए बहुत से ऐसे रोग हो गए हैं जिनको हम योग के द्वारा दूर कर सकते हैं। शारीरिक व मानसिक क्षमता बढ़ाने के लिए योग जरूरी है। ठीक है, मैंने आप लोग को पूछा था भाई योग क्यों जरूरी है, तो आप लोग बता रहे थे अपने अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, ये तो मैंने बताया आपको योग जरूरी क्यों है। फिर कुछ मनोकायिक रोग होते हैं। मनोकायिक रोग मतलब सोमैटोसाइकिक या फिर साइकोसोमेटिक, मतलब कि हमें मन में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न है तो हमें शारीरिक रोग उत्पन्न होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मनोकायिक रोग। जैसे कि मान लीजिए मुझे डिप्रेशन हो गया है। डिप्रेशन मतलब जैसे उसे नेहा ने बोला था डिप्रेशन होता है मैम, योग करते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। डिप्रेशन मतलब कि मैं जो है पूरे तरीके से दुनिया से अलग हो चुकी हूँ, मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। तो जब मुझे डिप्रेशन होता है, मेरी मानसिक स्थिति ऐसी है कि मुझे लोगों से बात करना पसंद नहीं है, समाज में जाना पसंद नहीं, तो धीरे धीरे क्या होगा, उसका मेरे शरीर पे इफेक्ट पड़ेगा। क्या इफेक्ट पड़ेगा, मैं डिप्रेशन मेरे तो दिमाग में है, लेकिन मैं क्या करूंगी, मुझे भूख कम लगेगी, ज्यादा नींद आएगी, शरीर में थकावन लगेगी। ठीक है, थकावट लगेगी। तो ये सभी क्या है, मन के वजह से शरीर में उत्पन्न होने वाले रोग है। अब मान लीजिए किसी को कैंसर है या कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो हम बोलते हैं ना, जैसे कि कोरोना ही है, तो कोरोना में आप लोगों ने सुना होगा कि भले हम शरीर से बीमार हो गए हो, हमें मन से बीमार नहीं होना है। आधे से ज्यादा व्यक्ति क्या है, कोरोना हो या ना हो, बाकी लोग हार्ट अटैक से ही मर गए। क्यों, उनको इतना डर पैदा हो गया था कि कोरोना जो है पूरी दुनिया को मार डालेगा, तो उन्हें इतना ज्यादा सोच लिया कि हार्ट अटैक आ गया, या उन्होंने खुद अपनी तबीयत खराब कर ली। तो क्या हुआ, शरीर की वजह से जब हमारे मन में कोई प्रभाव पड़े, या फिर हमें कैंसर है, हम कैंसर से टैकल नहीं कर पा रहे हैं, इतना टेंशन ले रहे हैं कि वो टेंशन में ही हम जो है चले गए, हमारी मृत्यु हो गई। तो मनोशारीरिक, जिसको मनोकायिक कहते हैं, या जिसको हम बोलते हैं साइकोसोमैटिक या सोमैटोसाइकिक रोगों के उपचार के लिए योग बहुत आवश्यक है। फिर विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए आवश्यक है। ये तो कुछ पॉइंट्स हैं, लेकिन योग की बहुत सी उपयोगिताएं हैं जो हमें नहीं पता। ठीक है, हमें जानना है। ये तो उपयोगिता हो गई। अब गलत धारणाएं, ये बहुत ज्यादा हो रही। ठीक है, इसके वजह से जो है व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान है। योग की गलत धारणाएं जो व्यक्ति को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, योग की गलत धारणाएं क्या क्या है, जो भ्रांतियां आज के समाज में, आप अपने घर में योग के शिष्य हो, या फिर आप अपने घर में योग के एक ही व्यक्ति हो, आप अपने आसपास के लोगों को देखो, आपके कजन आएंगे, वो इंजीनियरिंग कर रहे होंगे या डॉक्टर होंगे, वो सीधे बोलेंगे योग में क्या रखा है भाई, ये तो साधु सन्यासी लोग करते हैं। मैं अपना खुद का ओन एग्जाम्पल दूं, जब मैं पहली बार देश संस्कृत विश्वविद्यालय पढ़ने गई थी, तो मेरे लिए यही निकला था कि साधु संत बन जाओगी जाके। ठीक है, तो योग, ये गलत धारणा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि साधु सन्यासियों के लिए बस होता है, यह सामान्य जनों के लिए नहीं है। कोई भी व्यक्ति योग कर सकता है। ठीक है, और ये कोई भी प्रकार का जादू, अब लोग बोलते हैं कि अरे शीर्षासन में चला गया, बॉडी को मोड़ लिया, ऊपर उठ गया, ब्रह्मचर्य कर लिया, तो लोग क्या सोचते हैं कि ये जादू टोना करते होंगे जरूर, या कुछ चमत्कार करते होंगे। ठीक है, तो ये भी एक गलत धारणा है। योग एक दर्शन है तो चिकित्सा है, यह एक योग व्यायाम पद्धति, ऐसा कुछ नहीं है। योग केवल एक चीज नहीं है, अथवा मतलब कोई मानते हैं कि केवल दर्शन है, कोई मानते हैं कि केवल चिकित्सा है, कोई मानते हैं कि केवल व्यायाम पद्धति है, परंतु ये सब कुछ है, केवल एक सिंगल नहीं है। ठीक है, अब लोग समझते हैं कि जो है 15 से 20 साल वाले बस जो है वही लोग कर सकते हैं योग, ज्यादा उम्र वाले जो है वो शीर्षासन नहीं कर सकते, तो उनको नहीं करना चाहिए। आप कुवल्यानंद जी जो मैंने आपको पढ़ाया था, या बीकेएस अयंगर को अगर आप देखेंगे आगे, तो उनकी उम्र 75 साल की थी जब उन्होंने योग की प्रैक्टिस में बहुत सारे आसनों को परफॉर्म किया। अभी एक बहुत प्रचलित वीडियो आप देखते होंगे, बनारस के हैं, वृद्ध हैं, उनका वीडियो है, वो उन्होंने उनसे पूछा आपकी उम्र क्या है, तो बोले 1 2 3, मतलब 123 साल के हैं वो, और अभी भी योग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई आयु निर्धारित करती है ऐसा भी नहीं है। जाति वाले कि नहीं भाई हम जो है उच्च जाति वाले योग कर पाएंगे, निम्न जाति वाले नहीं करेंगे, जो ब्राह्मण होंगे वही करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। स्वस्थ अस्वस्थ व्यक्ति, ठीक है, हम क्या कहते हैं, हम बोलते जनरली कि स्वस्थ व्यक्ति इसको कर सकता है, स्वस्थ नहीं कर सकता, और या फिर ये केवल अस्वस्थ व्यक्तियों के लिए है, जिनको बीमारी भाई वही योग करे, स्वस्थ लोग क्यों करे, तो ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में बोला गया है 2 सिद्धांत कि हमें अस्वस्थ व्यक्ति की सुरक्षा तो करनी ही है,
परंतु स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। तो चाहे वो स्वस्थ ही क्यों ना हो, चाहे अस्वस्थ ही क्यों ना हो, दोनों को योग करना है। ठीक है, फिर स्त्री और पुरुष तो दोनों कर सकते हैं। तो ये अलग अलग गलत गलत धारणाएं बनाई गई हैं। ठीक है, ये गलत धारणाएं आप जो है अच्छे से देखिएगा इनको। इसके बाद है कि किसी विशेष क्षेत्र में क्षमता बढ़ाने, उन्नति के लिए ही योग का उपयोग किया जाता है। जैसे कि लोग बोलते हैं कि जनरल लोग नहीं कर सकते, केवल शिक्षा के क्षेत्र में योग किया जाता है, खेल कूद में, या फिर योग करने से सुंदर होते हैं, ऑफिस वर्क वाले नहीं कर सकते, फौजी वाले करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, सभी व्यक्ति के लिए। ठीक है, फिर बोलते हैं कि ये केवल शारीरिक, मानसिक अथवा आध्यात्मिक विधा है। मतलब सबका मानना है कि केवल ये एक स्वास्थ्य को ठीक करता है, पर मैंने आपको बताया कि ये समग्र स्वास्थ्य के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि योग केवल शारीरिक थकावट को दूर करने के लिए है। तो ये सारी क्या है, गलत धारणाएं बनाई गई हैं, इन धारणाओं को हमें हटाना है। अब ये गलत धारणाएं बनी कहाँ से भाई, है ना? तो लोग क्या करते हैं, जनरली गलत धारणाओं के स्रोत बताने वाले, अब आप लोग देखिए चुगली करने वाले लोग ज्यादा पाए जाते हैं ना। जो लोग अपना खुद आगे नहीं बढ़ते हैं, वो दूसरों को भी नहीं आगे बढ़ने देते, या फिर गलत गलत चीजें बनाने लग जाते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, हमने एक मैं हुई और एक मेरी फ्रेंड हुई। ठीक है, दो लोग आए, तो मैं तो योग की स्टूडेंट हूँ भाई, ठीक है, और मेरी फ्रेंड दूसरे सब्जेक्ट की है। उसने क्या बोला, अरे तुम कहाँ योग में पढ़ी हो, योग के लोग जो है जॉब अब नहीं मिलती आजकल, कुछ नहीं होता इससे। तो हम क्या करते हैं, कहीं सुनी बातों में आ जाते हैं, नहीं भाई कि हम केवल जॉब के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, काल्पनिक बातें, मन में सपना देख लिया, अरे नहीं नहीं नहीं, योग जो है कुछ नहीं होने वाला उससे, हमको तो कुछ अच्छा करना है, इंजीनियर डॉक्टर बनना है, और कोई चीज बनी तभी हमको पैसा मिलेगा। ठीक है, और मन गलत बातें, दूसरों के बात में जाना, ऊपरी दिखावे और बाह्य आडंबर, इनके वजह से भी जो है हम गलत धारणा है। सीमित परिभाषा है, आधे से ज्यादा लोग तो योग को जानते ही नहीं है, उनकी परिभाषाएं ही उन्हें नहीं पता पूरी। योग समाधि है, इतना लेके आधे लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आप लोग को इसके पहले डेफिनेशन पढ़ाई थी हर किसी के अकॉर्डिंग, इसलिए मैंने आपको बताया सबके अकॉर्डिंग पढ़िए, तो आपको योग के हर पर्सपेक्टिव के बारे में पता चलेगा कि योग एक्चुअल में है क्या। फिर अलग अलग संप्रदाय बने हुए हैं सबके। ठीक है, उन्होंने अपना अपना एक दृष्टिकोण बना लिया है। फिर अधूरा दृष्टिकोण कि, या फिर विवेक का अभाव, विवेक मतलब बुद्धि नहीं है लोगों के पास। ठीक है, फिर दूसरा योग के अंगांगी भाव के प्रति अज्ञान, मतलब कि ये कुछ ऐसे स्रोत हैं जिनकी वजह से हम गलत धारणाएं बनाकर चलते हैं। ठीक है, ये हमें नहीं बनानी है। अब ये गलत धारणाएं हैं, तो हम क्या हैं, हम योग के स्टूडेंट हैं, तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम इन सभी गलत धारणाओं को दूर करें। ठीक है, तो हम कैसे दूर करेंगे, इनका निराकरण कैसे दूर करेंगे, हम सबको बताएंगे। मैंने आपको पहले बता दिया कि भाई ये सभी आयु जाति के वर्ग के लोग, सभी लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें किसी विशेष साधन की उपयोग नहीं पड़ता, कम खर्चीला होता है ये। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स जो है ये आप लोग एक बार अपने से पढ़ लेंगे, मैंने आप लोग को ये भेज दिया है। ठीक है, तो गलत धारणाएं, ये भी क्वेश्चन आता है आपका, थ्योरी पेपर है चूंकि तो पूछेगा, और उसके लिए निराकरण हम कैसे करें। ठीक है, तो वो भी पूछेगा। नेक्स्ट आता है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक योग का महत्व। ठीक है, ये भी देख लीजिए कि जीवन लक्ष्य का बोध कराता है हमें योग, लक्ष्य की प्राप्ति का उपाय बताता है, जीवन का सर्वांगीण, सर्वांगीण मतलब गोल, सब कुछ लेकर सारे प्रकार से हमारा विकास करता है, सुप्त शक्तियों का जागरण। अब ये नहीं कि हम उड़ने लग जाएंगे योग करने में, ऐसा नहीं, हम हमारे अंदर जितनी शक्ति है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं जानते। आइंस्टीन को आपने देखा होगा, उन्होंने बताया कि मैंने अपने दिमाग का केवल 5 से 10% उपयोग किया, तब मैं इतना सफल हूं। अगर हर व्यक्ति अपने दिमाग का 3 से 4% उपयोग करने लग जाए, तो हर व्यक्ति कुछ ना कुछ बड़ा कर सकता है। तो हमारे अंदर की जितनी भी चीजें हैं उनको हमें जागरूक करना है। फिर है दुख से निवृत्ति। ठीक है, अभी क्या है, हम थोड़ी थोड़ी चीजों पे कुछ हुआ तो हम परेशान हो जाते हैं, या फिर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। जैसे मैंने अभी आप लोग को बोला पढ़ के आना, ठीक है, आप लोग के पास बहाने तो बहुत सारे, नहीं नहीं पढ़ना है, एक मैम को बोलते हैं घर में मैम थोड़ी देखने आ रही है, तो घर में ये दिक्कत, थोड़ा वो पढ़ के हम बोल देते हैं। तो वो हर कंडीशन में आपको अपने कर्तव्य करने के लिए प्रेरित करेगा, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो चलिए, ये तो हुआ आपका योग की अवधारणाएं और योग के विषय में। अब मैं आपको थोड़ा सा आज जो है वेद के बारे में
थोड़ा सा पढ़ाऊंगी 15-20 मिनट, ठीक है। देखिए आप लोग की क्लास एक्चुअली 45 मिनट की है, बट मैं आपको 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लूंगी क्योंकि मुझे ये कराना है। लेकिन मैं सोची आपको आज वेद ना कराऊं, वेद बड़ा टॉपिक है, मैं आपको प्रस्थान त्रयी कराती हूँ आज, ठीक है। ये भी बड़ा टॉपिक है, पर इसका इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ जाएगा तो आप चीजों को कर पाओगे। अब देखिए आपके टॉपिक में आपका जो सिलेबस है उसमें आपके पास योग की डेफिनेशन, योग का इतिहास, उसकी गलत धारणाएं, ऑब्जेक्टिव और ये बताया, ठीक। अच्छा हाँ, एक चीज तो मैं आपको बताना भूल गई, एक सेकेंड रुकिए। तभी मैंने सोचा कि जल्दी कैसे पढ़ गई मैं। हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है आपका योग के लक्ष्य और उद्देश्य, ठीक है, आपको ये पढ़ना है। अब मुझे कोई बताइए लक्ष्य और उद्देश्य में क्या अंतर होता है? एनीवन? जी बताइए, लक्ष्य और उद्देश्य में क्या अंतर है? कोई भी बताओ भाई। हाँ लक्ष्य लोमस मतलब जी आप बताइए, एक सेकेंड, लोमस जी आप बताइए, आप हैंड रेस किए थे। मैम लक्ष्य मतलब ये हो गया हमारा अंतिम गोल है वो, और उद्देश्य उस गोल को प्राप्त करने के अलग अलग जो साधन है, स्टेप्स हैं, वो उद्देश्य हो जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। अगर मैं एक शब्द में कहूं तो लक्ष्य एक होता है, उद्देश्य अनेक होते हैं, ठीक है। इज इट राइट और रॉन्ग? बताइए। ठीक है। यस मैम। सही बोले, लक्ष्य एक होता है, उद्देश्य अलग अलग होते हैं। बहुत बढ़िया। ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो लक्ष्य एक होता है जिसको हमें अचीव करना होता है। अब देखिए, अब हम सब लोग यहाँ बैठे 10 लोग, आप पूरे स्टूडेंट है, किसी का सबका जो है एक लक्ष्य होगा, मान लीजिए नेट को क्लियर करना है, सबका ही लक्ष्य है नेट को क्लियर करना है, एक लक्ष्य है। उसके लिए उनने अलग अलग उद्देश्य को फॉलो किया, ठीक है, कि मैं एमएससी की कोचिंग करूंगी लेकिन नेचुरोपैथी भी पढ़ूंगी, मेरे को ये भी करना है, तो उनका अलग उद्देश्य है। किसी का उद्देश्य था कि नहीं नहीं मैं नेट का एग्जाम तो दूंगी लेकिन पहले मैं पढ़ लूँ अच्छे से एमएससी, उसके बाद नेट की तैयारी करूंगी, फिर नेट का एग्जाम दूंगी। किसी ने क्या किया, लक्ष्य तो नेट ही है भाई, तो मैं एमएससी में ही क्यों ना ट्राई करूं, ठीक है। तो सबने अलग अलग उद्देश्य को चुना, अपना अपना एक उद्देश्य बनाया और लक्ष्य केवल एक बना के चले सब, ठीक है। तो वो हुआ। अब मैं आपको इसको डिस्क्राइब करती हूँ जरा, ठीक है। स्क्रीन तो प्रेजेंट हो ही रही है ना? यस मैम। देखिए, तो योग की लक्ष्य की बात चलती है, लक्ष्य को हम बोलते हैं एम, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लक्ष्य को एम बोलते हैं, और उद्देश्य को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो देखिए योग में हम कुछ भी करें, चाहे आप अष्टांग योग करें, चाहे आप मंत्र योग करें, चाहे आप हठ योग करें, ये तो सभी साधन है, ठीक है। लेकिन हमारा चरम लक्ष्य क्या है योग का? मोक्ष की प्राप्ति मानव जीवन का परम लक्ष्य है, और ये हमें योग के द्वारा प्राप्त होती है, ठीक है। योग के द्वारा दो चीज प्राप्त होती है, ठीक है। इतना बाकी ये थ्योरी आप अपने से पढ़ लेना पूरी है जो ऊपर की लिखी हुई है, ठीक है। बस इतना याद रखो कि मोक्ष की प्राप्ति मानव के जीवन का चरम साधन है, ठीक है। हमारे जीवन का प्रत्येक आयाम योग से जुड़ा हुआ है, चाहे वह शारीरिक हो, सामाजिक हो या नैतिक हो। आध्यात्मिक उत्कर्ष की प्राप्ति तो योग का चरम लक्ष्य है, आध्यात्मिक उत्कर्ष की प्राप्ति, ठीक है। आध्यात्मिक उत्कर्ष मतलब कि अध्यात्म के रास्ते पे चलते हुए मोक्ष को प्राप्त करना, ठीक है। योग के दो आधार बताए गए हैं, आरोग्यता और मोक्ष। जब कोई व्यक्ति रोगी होगा तो वो योग कैसे कर पाएगा, है ना। तो सबसे पहले योग में हम अपने आप को आरोग्य या फिर एक हष्ट पुष्ट व्यक्ति बनाते हैं, उसके बाद ही जब हम सक्षम हो जाते हैं तब हम मोक्ष की ओर जाते हैं। तो दोनों योग के आधार माने जाते हैं। ये तो हो गया योग का लक्ष्य, एक ही लक्ष्य है, इंडिविजुअल लक्ष्य, वो क्या है? मोक्ष की प्राप्ति, ठीक है। अब योग के उद्देश्य की हम बात करते हैं, तो योग के उद्देश्य ही योग का महत्व है। अलग अलग जगह पर अलग अलग उद्देश्य बताए गए हैं, ठीक है। ये सब थ्योरी वाली चीज है, आप पढ़ लीजिएगा। सबसे बेस्ट है वो आपको महर्षि पतंजलि में बताया गया है। इन्होंने उद्देश्य के बारे में क्या बताया है, इन्होंने अष्टांग योग का उद्देश्य शरीर शुद्धि के साथ साथ शुद्धि के उपाय भी बताए हैं। इनका उद्देश्य बहुत सारा था, ठीक है।
तो हमारा एक पहला लास्ट उद्देश्य क्या है? समाधि या मोक्ष प्राप्ति, वो हमारा लक्ष्य है। ठीक है, उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं। अब अष्टांग योग में 8 अंग आते हैं हमारे। ठीक है, अष्टांग योग के अंतर्गत 8 अंग पाए जाते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। देखिए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ठीक है, तो ये 8 चीजें जो है 8, ठीक है, ये 8 चीजें आपके अष्टांग योग के अंतर्गत आती हैं, पतंजलि में बताया गया। ठीक है, अब जो पहले 2 हैं उनका मतलब क्या है? यम नियम क्या होता है? हमारे चरित्र व्यवहार को शुद्ध और सात्विक बनाते हैं। चारित्रिक स्वास्थ्य यम नियम का मूल उद्देश्य है। अब यम नियम का उद्देश्य क्या है? चरित्र के स्वास्थ्य को बना के रखना। यम हमारा होता है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये हमारे यम कहलाते हैं। इनके द्वारा हम अपने आप को एक कंट्रोल में रखते हैं, बाहर की चीजों पे या फिर बाहरी रूप से, या कह सकते हैं कि समाज में अपने आप को अनुकूल बनाने की कोशिश करते हैं। किसके द्वारा? सत्य बोलकर, अहिंसा करके, मतलब किसी को भी हिंसा नहीं पहुंचानी है, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय। ब्रह्मचर्य मतलब कोई भी कंडीशन हो हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ठीक है, बुरे विचार नहीं लाना है, अच्छे विचार रखना है। और अपरिग्रह, कोई भी चीज इकट्ठा करके नहीं रखनी है। तो ये क्या आता है? हमारे यम के अंतर्गत आता है। नियम की बात करें तो ये हमारे शरीर के अंतर्गत आता है। ये तो हो गया समाज, ये हो गया शरीर जो हम अपने अंदर की शुद्धि के लिए करते हैं। ये हो गई हमारी बाहरी शुद्धि, यम। नियम हो गया हमारा आंतरिक शुद्धि। ठीक है, इसके लिए हम क्या क्या करते हैं? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रायधान। शौच मतलब होता है शरीर की शुद्धि करना, आंतरिक और बाहरी शुद्धि। संतोष मतलब कुछ भी हो हमें संतुष्टि बनाकर रखना है कि मेरे पास ये कपड़े नहीं है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, संतोष से मैं रहूंगी, भगवान मुझे खुद ला के देगा। मेरे पास ये नहीं है तो कभी लड़ना झगड़ना नहीं है उसके लिए, उसमें संतुष्टि। जितना संतुष्ट आप रहेंगे उतना ज्यादा खुशी आपको मिलेगी। ठीक है, तो संतोष दूसरा नियम है। तप होता है तीसरा नियम। तप से जब भी हम तप करते हैं तो हमारी काया की शुद्धि होती है। अब आप देखिए योगी लोग तप करते हैं और आप उनको उनके चेहरा देखेंगे तो आपको अलग ही क्रांति नजर आती है। ठीक है, तो तप तीसरा है। श्वास, संतोष, तप। स्वाध्याय मतलब कि स्वाध्याय अर्थात 2 चीज होती है, स्व प्लस अध्याय। स्व मतलब स्वयं का, अध्याय मतलब अध्ययन, खुद के बारे में पढ़ना स्वाध्याय कहलाता है, या फिर अच्छी पुस्तकें पढ़ना स्वाध्याय कहलाता है। ठीक है, तो चौथा हो गया आपका स्वाध्याय। फिर आता है ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान मतलब होता है ईश्वर की प्रति अपने आप को पूर्ण तरीके से समर्पित कर देना, भक्ति योग में लगे रहना। ठीक है, तो ये क्या हुआ? हमारे यम और नियम। इसके द्वारा हमारे चारित्रिक स्वास्थ्य जो कि यम नियम है उसका मूल उद्देश्य माना जाता है। फिर शारीरिक स्वास्थ्य हमारे आसन प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य है। आसन और प्राणायाम करते तो हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रहता है। फिर प्रत्याहार आता है, 5वां अष्टांग योग का 5वां नंबर। इसका मूल उद्देश्य जीवन में संयम बना के रखना। प्रत्याहार मतलब जो आहार है उसके अपोजिट हो जाना, मतलब हमारी इंद्रियां सभी जगह भटकती हैं, उनको संयमित करके अंदर की ओर ले जाना प्रत्याहार कहलाता है। धारणा ध्यान का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य है। जब भी हम धारणा करते हैं या ध्यान करते हैं तो हमें मन की शांति मिलती है। धारणा क्या करती है? चित्त के बिखराव को रोककर एक स्थान पर लगाना है, और उसी जब हम किसी चीज को अपने एक स्थान पर लगाते हैं और उसी पर नियत रहना, मतलब कांस्टेंट रहना, इधर उधर ना भटकना। मान लीजिए आप तेल का डब्बा लीजिए, तेल के डब्बे को आप धीरे धीरे जो है नीचे की ओर फ्लो करिए और गिराना शुरू करिए। पहले तो क्या होगा? बूंद बूंद गिरेगा, फिर उसके बाद वो कंसिस्टेंसी बन जाएगी उसकी और एकदम लय में गिरना शुरू हो जाएगा। तो जिस तरीके से बिना टूटे तेल गिरता है, वही उसी तरीके से ध्यान में हमें नियत होना है। ठीक है, यही ध्यान का उद्देश्य है। समाधि ध्यान की उत्कृष्ट अवस्था है।
जब ध्यान में हम एकदम उच्च लेवल पे पहुंचते हैं तो समाधि होती है, जिसके द्वारा आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, आत्म साक्षात्कार लास्ट स्टेज, सबसे इंपॉर्टेंट, जो हमारा लास्ट में जाकर मोक्ष की प्राप्ति कराता है। और समाधि का उद्देश्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति, जो कि मनुष्य मात्र का परम लक्ष्य है। तो लक्ष्य क्या था? मोक्ष की प्राप्ति एक चीज था, उसके लिए उन्होंने इतने सारे उद्देश्य को जो है, यहाँ से यहाँ तक उद्देश्य को जो है उन्होंने फॉलो किया, तब वो जाकर एक लक्ष्य पर पहुंचे, मोक्ष पर। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे लक्ष्य और उद्देश्य। ठीक है, अब मैं आपको कल जो है, नहीं अभी हमारे पास 6 मिनट है ना, ठीक है, कंक्लूड कराई दे। तो यहां तक आप लोग को समझ में आया सभी को? मैम फर्स्ट वाला को और एक बार बताइए तो। किसको? इसका फर्स्ट वाला मैम, इसके उद्देश्य की जो फर्स्ट है, यम नियम। हाँ अच्छा, यम नियम को डिस्क्राइब करना, तो ठीक है, मैं आज प्रस्थान त्रय शुरू नहीं करती, प्रस्थान त्रय मैं आप लोग को कल से ही पढ़ाऊंगी, अदरवाइज जो है आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएगा। आज के लिए ज्यादा तो नहीं है ना, वैसे बहुत सिंपल था आज का, तो है ना? हेलो, जी मैम। ओके, ठीक है। तो देखिए, जो पहला है यम नियम, मैंने आपको बताया, यम नियम अष्टांग योग की पहली शाखा है। पहला अष्टांग योग मतलब 8 चीज। ठीक है, टोटल 8 चीज होता है। ठीक है, सबसे पहले है यम, दूसरा है नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है, ये 8 की चर्चा महर्षि पतंजलि ने योग पतंजल योग सूत्र में बताई है। इसमें पहला आता है यम। यम मतलब जब हम अपनी बाहरी शुद्धि या फिर अपने आप को समाज में अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं या समाज में अच्छा व्यवहार करते हैं, उसको बोलते हैं हम यम। उसमें क्या क्या आता है आपका? अहिंसा। यम और नियम के अंतर्गत 5 चीजें आती हैं। यम में 5 चीजें, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। वैसे ही आपका नियम में 5 चीजें होती हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राधिठान। आया समझ में? तो ये यम और नियम कहलाते हैं। नियम हमारे आंतरिक शुद्धि के लिए, यम जो है बाहरी। ठीक है, शारीरिक और मानसिक बोल सकते हैं जिसको हम। ठीक है, क्या समझ में आया नेहा? यस मैम। यस मैम। ओके ओके, तो यस आप लोग को मैम। कोई कंफ्यूजन नहीं है? आज की क्लास यहीं पर कंक्लूड करना है। ये एक जी टॉपिक है, मैम। उसका इंट्रोडक्शन थोड़ा पढ़ा दूं। मैम प्रत्याहार का जो अलग अलग करके बताए, एक बार फिर से बताइए ना थोड़ा सा। प्रत्याहार मतलब होता है प्रति प्लस आहार। ठीक है, आपके शरीर में ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय 2 चीज पाई जाती है। ज्ञानेंद्रिय जिससे हमें किसी चीज का ज्ञान होता है, जिसके अंदर क्या कहते हैं, कोई बताइए ज्ञानेंद्रियों के नाम किसको किसको पता है? किसी को पता है ज्ञानेंद्रिय? हाँ बताइए। आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। हाँ, वेरी गुड, हमारे ठीक है। रोए भी तो ये, हाँ, रोए भी जो है अपने भी ज्ञानेंद्रिय का काम करता है। आपका आवाज नहीं आ रही। हाँ सुनीता बताइए, आप क्या बोल रहे हो? सुनीता, आप कुछ पूछ रहे हो क्या? हैंड रेस किया आपने? 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय और 1 उभयेंद्रिय यानी कि मन। आई एम राइट और रॉन्ग मैम? जी वेरी गुड, यस यू आर राइट। थैंक यू। 5 ज्ञानेंद्रियों के नाम बताइए सुनीता। 5 ज्ञानेंद्रिय हमारी 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जिनमें हम देखने का, सुनने का, जीवा का स्वाद और आप सुनना देखना स्वाद और कंफ्यूज मैम। 2 और बचे हैं।
नाक नाक क्या बोलते हैं, सूंघना। घ्राणेंद्रिय। देखिए, हाँ, आई थिंक, नॉट ओके श्योर। मैं बताती हूँ आपको। ज्ञानेंद्रिय हाँ और जी। कर्मेंद्रिय और एक चीज 11वां होता है आपका उभयेंद्रिय, जिसको मन कहते हैं। मन के द्वारा इन सब पे कंट्रोल किया जाता है। ज्ञान मतलब ज्ञानेंद्रिय मतलब जिनके द्वारा हमें ज्ञान मिले। तो 5 चीजें हैं हमारे शरीर में जिनके द्वारा हमें ज्ञान मिलता है। किस किस चीज का ज्ञान मिलता है? जब भी आपसे पूछा जाए, या मेरे से भी गलती थी कि ज्ञानेंद्रिय क्या है, तो आप आंख नाक कान मुंह कभी नहीं बोलेंगे। मान लीजिए मैं आपको बोलूं, एक व्यक्ति है, सुनाई नहीं देता उसको, ठीक है, पर उसके पास कान है और उसको सुनाई नहीं देता, तो वो कैसे सुनने का काम करेगा? कान है पर सुनाई नहीं देता उसको। आंख हमें दिख रही है, दिखता है उसको आंख, पर उसको दिखाई नहीं दे रहा है। जब भी आप ज्ञानेंद्रिय की बात करें तो आप उसको पूरा बोलें, ठीक है, उसका काम क्या है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ 5, ठीक है, मेरा चेहरा देखिएगा और याद करने की कोशिश करिएगा। हमारी आंखें हैं, आंख क्या करती हैं? देखने का काम करती है। आंख को क्या बोलते हैं हम? चक्षु। ठीक है, ज्ञान मिलता है हमें, किसका ज्ञान मिलता है? कि क्या चीज कैसे दिखती है, कलर क्या है, तो इसको हम बोलते हैं चक्षु। सुनीता अपना माइक म्यूट करिए। इसको हम बोलते हैं चक्षुएंद्रिय, ठीक है, पहली। दूसरा हमारा क्या होता है? नाक क्या करती है? सूंघने का काम करती है। उसको ज्ञान मिलता है कि जलेबी बन रही है, पानी पूरी। लड़कियों को पानी पूरी की मैं जल्दी समझ में, ठीक है, पानी पूरी, जलेबी बन रही है, ठीक है, चाट बन रही है। तो नाक क्या करती है? सूंघने का काम करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? घ्राण। तो नाक क्या है? घ्राणेंद्रिय है, ठीक है। कान क्या है? सुनने का काम करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? श्रोतेंद्रिय। श्रोत इंद्रिय, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होती है हमारी जीवा। जीवा क्या करती है? टेस्ट का काम करती है, ठीक है। फिर होती है हमारी त्वचा, क्या करती है? स्पर्श। स्पर्श से हम समझ जाते हैं कि ठंडा है कि गर्म है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? जो हमारी जीवा है वो हो गई रसेंद्रिय। रस को समझने का काम करती है, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, ठीक है। और चेहरा या हमारी त्वचा क्या करती है? स्पर्श का काम करती है, उसको क्या बोलते हैं हम? स्पर्शेंद्रिय। तो ये 5 चीजें काम करती हैं। योग में प्रत्याहार में हमें इन 5 से अपने आप को अलग करना है। अगर आप 3 फ्रेंड्स जा रहे हैं आराम से, एक इंजीनियरिंग की है, एक डॉक्टर है, एक जो है योगी है, मतलब ये योग की प्रैक्टिशनर है, ठीक है। तीनों को पानी पूरी की स्मेल आ रही है, लेकिन एक ने अपना ध्यान बिल्कुल से भटका दिया, नहीं मैं नहीं खाऊंगी, मुझे, मेरा मन नहीं। उसने क्या किया? अपने घ्राणेंद्रिय पर, अपने चक्षुएंद्रिय पर कंट्रोल कर लिया। तो प्रत्याहार में क्या होता है? जो हमारे इंद्रियों का काम है उनको उनकी काम से हटाना, अलग करना प्रत्याहार कहलाता है। आया समझ? क्योंकि जब तक हम किसी चीज में लगे रहेंगे हम कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते, तो हमें इन चीजों से हटना है। आया समझ में राखी? यस मैम, आया। ओके, आप सभी को समझ में आया ज्ञानेंद्रिय? अब नेक्स्ट कभी आपसे कोई पूछे तो क्या क्या बताना है? यस मैम। ओके, अनिमेश आपका क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप? नहीं मैम। हाँ, तो आपने हैंड रेस किया था ना, इसलिए मैंने पूछा, ठीक है। तो आप लोग को कोई डाउट हो तो आप कल की क्लास में, और आज का मैंने जितना पढ़ाया वो मैं पीडीएफ भेज चुकी हूँ ग्रुप में, सभी देखो, और लिंक सेम रहेगी रोज की क्लास के लिए, ठीक है। तो मैं मान लीजिए 4-5 मिनट लेट हो जाऊं, लेकिन आप लोग एकदम बैठे रहिएगा कि हाँ मैम बोल देंगी, मैसेज कर देंगे तो हमको ज्वाइन करना है, ठीक है। तो एकदम रेडी रहेंगे, और जहां तक मैंने पढ़ा दिया है आप लोगों को वो आपको पढ़ के आना है, मतलब जो योग के उद्देश्य और लक्ष्य है, और अपनी नोट्स प्रॉपर बना के रखिए, ठीक है। अब मुझे बताइए किसने किसने चार्ट बना लिया है? मैंने जो चार्ट बोला था आपको बनाने को, आज बना लिया या फिर शनिवार को बनाएंगे आप लोग? बताइए। मैम क्या बनाना था चार्ट में? मैंने बोला था कि आपका जो इतिहास है, जो मैंने आपको इतिहास पढ़ाए हैं, वो चार्ट बनाना है। अच्छा अनिमेश, आप तो क्लास में थे, आपको नहीं पता? अच्छा ठीक है, संगीता सैटरडे को बनाएंगे। आपको मैंने इतिहास पढ़ाया ना अभी 5, आप एक बार जाइएगा, मैंने आप लोग को पीडीएफ भेजी है 16 पेज की, फाउंडेशन ऑफ योग करके, उसको देखिएगा, उसमें इतिहास है। उसको आपको एक चार्ट वाइज अपने अकॉर्डिंग, चाहे आप फ्लो चार्ट से बनाए चाहे कैसे भी आपको बनाना है, ठीक है।
मैंने एक सैंपल भेजा था, या तो आज ज्यादा होगा तो मैं अपना सैंपल एक बार भेज दूंगी, ठीक है। वैसे आपको चार्ट बनाना है, एक तरफ श्रुति काल, टीका काल, ये ऐसे पांचों लिखना है, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स में लिखना है आपको, ठीक है। चाहे आप A4 में बनाइए, चाहे कॉपी में बनाइए। आप अभी से अपनी एक कॉपी जो है बनाकर रख लीजिए, आपको नेट के लिए काम आएगी। आप फर्स्ट ईयर में आ गए हैं, लेकिन एक नेट की कॉपी अभी से रखिए अपने पास, ठीक है, क्योंकि जो फाउंडेशन ऑफ योगा है नेट की फर्स्ट यूनिट है, ठीक है। तो आप लोगों का साथ साथ बन जाएगा, और आपका पूरा सिलेबस नेट का है, तो प्लीज बी श्योर कि आप सब लिखे एक अच्छे से बनाना, ठीक है। तो वो बनाना है। सैटरडे को मैं आप लोगों का ये चेक करूंगी, और मंडे को मैं जहां तक पढ़ा चुकी हूँ, मतलब सैटरडे को मैं जहां तक पढ़ा दूंगी, मंडे को आप लोगों का टेस्ट है, ठीक है। तो पढ़ना इसलिए मैं बोलती हूँ रोज पढ़ के आइए। मंडे, आज वेडनेसडे है, मंडे आपका टेस्ट है, सैटरडे में आप लोग का चार्ट देखूंगी, ठीक है, ठीक है। सभी लोग ओके मैम। और आप लोग को मार्क्स जो है टेस्ट के मार्क्स प्लस 5 नंबर आपको अटेंडेंस के मिलेंगे। मतलब मैं रोज देख रही हूँ कौन क्लास में आ रहा है कौन नहीं, ठीक है। तो वो उसको पंचुअलिटी के, या आप कितने पंचुअल है, कितना क्लास अटेंड कर रहे, कितना आंसर दे रहे हैं, 5 नंबर उसके, ठीक है। तो सभी जो अपने आप में फर्स्ट आना चाहते हैं भाई, वो रोज आए। हाँ राखी बोलिए। मैम मैं किसी कारणवश अगर जैसे नहीं अटेंड कर पाई तो आप देख लीजिएगा। एक्चुअल में मैं ओटी में रहती हूँ, ओटी नहीं होता उस दिन मैं अटेंड कर लेती हूँ, जॉब है तो। अच्छा अच्छा ठीक है। तो अगर आप नहीं कर पाती हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नेक्स्ट डे में कुछ क्वेश्चन पूछे तो आपको आना चाहिए, ठीक है। जी ठीक हाँ है। नेहा। मैम मेरा ना शुक्रवार को एग्जाम है, हाँ तो अगर उधर आते आते अगर लेट हो जाएगा तो मैं शनिवार को अटेंड नहीं कर पाऊंगी मैम। ठीक है। शनिवार को आप देखिए, आप लोग कहीं भी रहे, चाहे आप ट्रेन में रहे, स्टेशन रहे, आप क्लास ज्वाइन बस कर लो, ठीक है। आपको, आप सीधे क्लास में आपसे पूछू ना, आप बोलो मैं ट्रेन में हूँ, यहाँ हूँ, वहां हूँ, एक बार वीडियो ऑन करा के मैं देख लूंगी बस। बाकी आप कहीं भी रहो, यस आप मैम। क्लास ज्वाइन करो, हेडफोन लगा लो, आराम से सुनते रहो, नहीं कुछ मतलब नहीं कि करना आप है उस आप। दिन प्रेजेंट करना है ना मैम, प्रेजेंट करना है तो मैं तो उसको लेके थोड़ी ना जा पाऊंगी मैम एग्जाम में। तो आप नहीं ले जाना ना, कोई बात नहीं, आप उस दिन आ जाना। अब आप बता दी हो मैं तो मैं आपसे अटेंड कर नेक्स्ट डे लूंगी पूछ मैम, बस लूंगी। उसको प्रेजेंट नहीं कर पाऊंगी, अटेंड कर तो लूंगी। आपका एग्जाम शुक्रवार को है ना, हाँ मैम। आप कल प्रेजेंट कर दीजिए। मैम मैं कल तैयारी करूंगी मैम। ठीक है, मजाक करी थी। तो आप मंडे को टेस्ट के साथ प्रेजेंट कर दीजिएगा, ठीक है। यस मैम। ओके चलिए। तो आप लोगों को मैं समझती हूँ, आप भी मुझे समझिए, बढ़िया से पढ़ाई करिए। मेरे को ये नहीं आप क्लास में आना है, आपकी परफॉर्मेंस बेस्ट होनी चाहिए, सब लोग 100% मार्क्स के साथ आने चाहिए, ठीक है। चलिए, तो शांति पाठ करेंगे। आज शांति पाठ जो है कौन कराएंगे, आज कोई करा दे। राखी आप शांति पाठ कराइए। चलिए, मैं रोज सबसे, हाँ प्रीतिका आप शांति पाठ के बाद क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, ठीक है। मैम मैं चलिए सर्वे कराइए। भवन तो कराती हूँ। हाँ जो भी आपको कराना। हाँ।